दोस्तों, रीति दिव्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है? हम लोग आज आज से रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान हो चुका है और आज से हमारा रसायन विज्ञान का फर्स्ट क्लास है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। तो पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन आज हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। एक ही प्रकार का परमाणु एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत में मिलता है। अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा में के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व का जो मात्रा में मिलाया जाता है और उस पर जो मिलाने के बाद उसका एक अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। तो निश्चित अनुपात में जब वो मिलने के बाद, जब एक दूसरे में मिलने के बाद जो है वो कौन सा पदार्थ बनता है, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ होता है। तो बना पदार्थ क्या हो जाएगा? यौगिक होगा। फिर से बोल कह रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक कहलाता है। हम लोग एक प्रश्न को 2 से 3 बार देखेंगे ताकि हम लोग को वीडियो देखने के साथ ही हम लोगों को याद हो जाए। तो फिर से हम देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अगला है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। किसी भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को, जब वो शुद्ध है तो शुद्ध को दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब आपस में अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? तो मिश्रण कहलाएगा। एक बार फिर देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से वो क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ये हमारा हो जाएगा लेड। ये जो है विद्युत का कुचालक है। ये धातु है पर ये विद्युत का कुचालक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? तो ये हमारा ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ये हमारा अधातु है, पर इसमें धातुएं चमक होता है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, दोनों में। दोनों में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसमें से हमारा उपधातु हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है हमारा उपधातु है। अगला है, जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल क्या है? एक यौगिक है
क्यों यौगिक है? क्योंकि इसमें जो है रासायनिक बंधों से जुड़ा हुआ दो भिन्न तत्व होता है, इसीलिए वह क्या है? यौगिक है। सूची 1 तथा सूची 2 में सम्मिलित करना है। पहला सूची 1 में दिया हुआ है हमारा पदार्थ और सूची 2 में दिया हुआ है तत्व। पदार्थ और तत्व, तो सूची 1 में पदार्थ और सूची 2 में है तत्व, तो दोनों में हमको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? हीरा क्या हो जाएगा? कार्बन। हीरा क्या हो जाएगा? कार्बन। हीरा हो जाएगा कार्बन। और अगला है संगमरमर। संगमरमर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। संगमरमर क्या है? कैल्शियम। रेत, रेत क्या है? सिलिकन। रेत यानी बालू, ये सिलिकन है। और माणिक्य, माणिक्य जो है एल्यूमिनियम है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? देखना है किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। पदार्थ, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो कि प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। यह है H2O। ये ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन। अगला है हमारा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, क्या है? वायु एक, वायु एक क्या है? मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। अगला हमारा होगा, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? ये हमारा हो जाएगा वायु। वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत हमारा जो है यौगिक है। कौन यौगिक है? तो रेत यौगिक है। विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? ये हमारा है यौगिक। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं। बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद होता है मिश्रण। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। कोयला क्या है? कोयला तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। हीरा है। हीरा क्या है? हीरा भी तत्व है। कोयला, हीरा तत्व है। अगला हमारा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह कनाद ने कहा है। कनाद ने कहा है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने कहा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने कहा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो है यौगिक है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से
कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है एक तत्व है। अगला है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। निम्नलिखित में से मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है। इस्पात जो है मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है क्या? इस्पात। अगला है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व हमारा सोडियम है। ऑप्शन सी। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम हमारा शुद्ध तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो 3 हमारा मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? तो 3 हमारा मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पर, जो कि हमारा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा है दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो परमाणु अभाज्य है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से परमाणु जो है अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ये डाल्टन जो है प्रस्तावित किए थे। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह जो है डाल्टन प्रस्तावित किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये डाल्टन होगा। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो डाल्टन होगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिकीय किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिकीय किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ये हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑप्शन ए। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला हमारा है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ये हो जाएगा अल्फा के कण होगा। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अल्फा कण। अगला हमारा है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया? तो अल्फा का अध्ययन करके जो है नाभिक का खोज किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है। तो ये हो जाएगा हमारा नाभिक। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण में के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है?
नाभिक होता है। अगला हमारा है रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का पतला स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ये हमारा हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। अगला हमारा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ये हो जाएगा परमाणुओं में न्यूटन को सिद्ध किया है। परमाणुओं में क्या? न्यूटन को सिद्ध किया है। अगला हमारा है किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कण का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो ये होगा किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कण का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। अगला हमारा क्वेश्चन है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब एक पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो क्या हुआ था? अल्फा कण का जब नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने एक धातु के पतले पत्र पर अल्फा कण की बौछार की तो क्या हो गया था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी को बिना विक्षेप से के पार करके कहाँ चले गए? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। किसने की थी? ये हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी। अगला हमारा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ये हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी। अगला है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला हमारा क्वेश्चन है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई कण है? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है अस्थाई कण। कौन एक अस्थाई कण है? न्यूट्रॉन जो है अस्थाई कण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेश रहित कण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमशः को सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांकों को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या। अगला हो जाएगा वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
तो जे थॉमसन ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलीकन जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। मिलीकन जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किए थे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये हमारा हो जाएगा डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सी। अगला हमारा है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? सदा धनात्मक होती है। सदा क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। अगला हमारा है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अगला हमारा है, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेशित के बराबर है। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेशित के बराबर है। अल्फा कण पर आवेशित के बराबर है। प्रोटॉन पर आवेश जो है अल्फा कण पर आवेश के बराबर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। अगला है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक है। चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ये हो जाएगा हमारा लिथियम में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। पॉजिट्रॉन के खोज करता है। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन। एंडरसन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। हमारा क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा है, वह कौन है? वह हमारा है बोर। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा है, वह कौन है? बोर। अगला हमारा है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश
नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो ऑप्शन सी। ये न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रम होता है। ये होगा न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह है मेसोन। मेसोन जो है न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। मेसोन क्या करता है? न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। न्यूट्रिनो के खोज करता है, न्यूट्रिनो के खोज करता है ये है पाउली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? पाउली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? पाउली। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन के खोजकर्ता ये हो जाएगा युकाबा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकाबा। मेसोन के खोजकर्ता युकाबा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ये हमारा हो जाएगा प्रोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो प्रोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या ये है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये हम इनको कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला हमारा है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। अंतरराष्ट्रीय मानक का है C12। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्या चीज पर? परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकता है। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह हमारा किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये पाउली से संबंधित है। ये क्या है? पाउली से संबंधित। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकता है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो पाउली से संबंधित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। चक्रण से रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या चीज से है? चक्रण से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिश्चित करता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिश्चित करता है
वह क्या कहलाता है? यह कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिष्ट करता है, वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्वांटम कहलाता है। अगला है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन बी, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला हमारा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? हुंड का नियम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? ये हाइजेनबर्ग करते हैं। हाइजेनबर्ग करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह कथन क्या है? यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है हाइड्रोजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। अगला हमारा है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, क्या चीज पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? m माइनस z। m माइनस z। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो m माइनस z। अगला है, परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो Z होगी। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? Z। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितना है? 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? 38। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की
तथा 20 है, इस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी है? 38 यानी कि 38। अगला हमारा है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, कितनी होगी उसकी द्रव्यमान संख्या? तो 19 होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 19। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, कितनी होगी? 39 होगी। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39 होगी। जो भी होगा उसको हम जोड़ देंगे, द्रव्यमान संख्या निकल आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। उस तत्व की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 होगी। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी, यानी कि 4 होगी। अगला है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 11 है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। RA 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो 64, 180, 138 से 88, 138 से 88 होगा। 18 RA उसके बाद 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? 138 और 88 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमशः 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमशः 6 तथा परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी? संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगला देखते हैं परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये हमारा हो जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु में नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये हमारा हो जाएगा 11, 12, 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 11, 12 और 11 होगा। अगला हमारा है किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, कितनी होगी? 17 होगी, यानी कि 17 होगी। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17।
19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये हमारा हो जाएगा 90 है। 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 90 है। अगला है तत्व 92U 235 में प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ये हो जाएगा हमारा 92 है। U 92U 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 92। अगला हमारा क्वेश्चन है 92U 238 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 146 होगी। 146 होगी। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 यानी 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या? 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा 18Ar38। 18Ar38। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना है? 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये हो जाएगा हमारा 287। 287। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? ये हो जाएगा हमारा 1s², 2s², 2p6, 2d10 और 3s²। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं। क्वेश्चन, 1s², 2s², 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो Ne और Na+ का। Ne और Na+ का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? संरूपण धातु तत्व के लिए है ये 2882। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तत्वों के लिए होता है। ये हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये है हमारा 28182। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2882। ऑप्शन डी। अगला है 13Ai27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। 13Ai27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, ये है हमारा 283। ऑप्शन डी 283। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरचना सोडियम आयन की है? तो 28 जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए, यदि कक्षा की संख्या से n को व्यक्त किया जाए
तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। अगला हमारा है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है? तो 18 जो है अधिकतम संख्या उसमें रह सकती है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? 8 जो है अधिकतम संख्या रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा 8 रह सकता है इलेक्ट्रॉन का। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है? ये हमारा है 18 जो है 18 सेल रह सकती है मौजूद। अगला है, परमाणु विद्युततः होते हैं, परमाणु विद्युततः होते हैं उदासीन रूप से, परमाणु विद्युततः होते हैं उदासीन रूप से। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग B और वेग C में सही संबंध है, तो P इक्वल टू E बाई C, इक्वल टू E बाई C। अगला क्वेश्चन, अस्थाई नाभिक हल्का A<10 के साथ है में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग कितना होता है? समान संख्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, क्या चीज पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होते हैं, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर में, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर में परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।